नमस्कार दोस्तों, हमारा जो टेस्ट की व्याख्या चल रही थी, टेस्ट नंबर 14 की जो पार्ट फर्स्ट हमने किया था 60 क्वेश्चन का, अब उसके बाद से इस पार्ट में लेते हैं। तो जैसा आपने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, देखा होगा यूट्यूब पे अपने क्लासेज को, अपने पेपर को, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। अब उसका आधे पेपर को हम करते हैं। देखो आपकी एग्ज़ाम आ रही है सामने, तो एग्ज़ाम से पहले आपने खूब पढ़ा, 1 साल से पढ़ रहे होंगे, 2 साल से पढ़ रहे होंगे, ये बात मायने नहीं रखेगी, मायने ये रखेगी अब आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो एग्ज़ाम से पहले की आपकी रणनीति बहुत मायना रखती है। तो आज हम चलते हैं, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे और अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो संसद में विभिन्न प्रस्ताव आते हैं। प्रस्ताव समझते हो ना? तो प्रस्ताव और इनके संबंध में सुमेलित करना है। कटौती प्रस्ताव कब लाया जाता है? बजट में प्रस्तावित कोष को कम करने की मांग की जाती है। कटौती प्रस्ताव लाया जाता है कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है, उस वार्षिक वित्तीय विवरण में लगता है कि अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें बजट में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है ना? तो इसमें ए में 2 हो गया। गिलोटिन, कहने का मतलब गिलोटिन का मतलब क्या होता है? गिलोटिन एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है गला घोटना। गिलोटिन शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे आपने बजट पारित करने के चरण पढ़े होंगे, बजट प्रस्तुत करने के चरण या बजट पारित करने में 6 स्टेप होती है। तो अनुदान की मांगों पर मतदान भी एक स्टेप होता है, एक जिसमें अनुदान की मांगों पर मतदान करवाया जाता है। तो अनुदान की मांगों पर मतदान के लिए कुछ समय आवंटित रहता है। ऐसा कोई संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन सामान्यतः कहा जाता है कि 26 दिन आवंटित रहते हैं। तो अनुदान की मांगे प्रारंभ में तो क्या करते हैं, चर्चा कर करके पारित की जाती है और बाद में जब समय तो कम बचता है और अनुदान की मांगे ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय बिना चर्चा के ही उसको पारित करवा दिया जाता है। तो वो एक गिलोटिन कहलाता है, जिसे गला घोटना कहा जाता है। तो इसका एक हो गया। मत विभाजन किस पे होता है? बहस की समाप्ति पे मत विभाजन करवाया जाता है, कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। और व्यवस्था का प्रश्न है, संविधान अथवा प्रक्रिया संबंधी नियमों के परिवर्तन अथवा व्याख्या के लिए निवेदन किया जाता है। इसका जवाब क्या हो गया? सी हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट बंदों के अनुसार होता है। दूसरा कथन है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा कार्य कर रही हो के निर्वाचित सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की बात है ये, और इसमें दोनों कथन सही है। ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। इसमें सी हो गया, क्योंकि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा सीटों का आवंटन किसमें है? 4थी अनुसूची में है। और सबसे ज्यादा कहां से है? यूपी से है, 31। 8 राज्यों से एक एक सदस्य आते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का विस्तार से पर्यवेक्षण करता है? सीएजी। यानी सीएजी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सदन में, जिसकी व्याख्या, जिसका परीक्षण कौन करता है? लोक लेखा समिति, पीएससी करती है। तो हम कह सकते हैं कि पीएससी समिति का, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या हो गया? इस समिति का मुख्य कार्य सीएजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करना हो जाता है। तो लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया। और लोक लेखा समिति संसद की वित्तीय समिति है। किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है? यदि संसद राष्ट्रीय हित में शासन का संकल्प पारित करती है, यदि उच्चतम न्यायालय संसद को आवश्यक सत्ता प्रदान करता है,
राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा घोषित, ये आ गया। यानी राज्यसभा 2/3 बहुमत से तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देती है, और ये बात अनुच्छेद 249 में। कौन से अनुच्छेद में? 249 में है। तो इसके आधार पे संसद है वो राज्य सूची के विषयों पे क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने की शक्ति किसको है? सी आ गया इसमें, तो इसका सी का जवाब ये है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, जो राज्यसभा है राज्य सूची के विषयों पे कानून बना संसद राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है। कई परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के, जिसमें अनुच्छेद 249 आता है, अनुच्छेद 250 आता है, अनुच्छेद 252 आता है, अनुच्छेद 253 आता है। ये वो हैं जो संसद को राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने की शक्ति देते हैं विशेष परिस्थितियों में। 65 नंबर का, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों में कौन सा मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय हेतु पुनर्अभिपुष्ट किया गया था? वेरी गुड, 65 नंबर का क्वेश्चन है, और वो क्या था? केशवानंद के मामले। केशवानंद भारतीय मामला 1973 का है। कब का? 1973 का। तो इसके दिए गए पर समीक्षा इसमें की गई मिनर्वा मिल्स केस में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या वह होगी जो राज्यों की विधानसभाओं के मतों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को लोकसभा के सदस्यों की संख्या से भाग देने पर आएगी। मत मूल्य की बात की जा रही है। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद दोनों सदन प्रत्येक राज्य की विधानसभा, ये गलत है, ये गलत है, दोनों गलत है। क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या क्या होगी? मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है, एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। तो सांसद का मत मूल्य निकालने का होता है कुल विधायकों का कुल मत मूल्य बटा संसद की सदस्य संख्या, तो ये भी गलत हो गया। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। अगला, अनुच्छेद 360, 360 संविधान के भाग 18 में आता है। कौन से भाग में आता है? भाग 18 में आता है। और 18 में वित्तीय आपातकाल की बात आती है, और वित्तीय आपातकाल के अधीन राष्ट्रपति की बात बताई गई है। किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकती है या परिवर्तित की जा सकती है। एक और दो, दोनों, यानी सही बात है। जो आपातकालीन वित्तीय आपातकालीन घोषणा की जाती है उसे संसद द्वारा अनुमोदन करवाया जाएगा और इसको वापस लिया जा सकता है, सही बात है। और संसद द्वारा अनुमोदन की अवधि कितनी? 2 महीने की होती है। तो वित्तीय आपातकाल के संबंध में दोनों कथन सत्य है। अनुच्छेद 352, 356 और 360, इसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं जो भाग 18 में आती है। भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती है। कब की जा सकती है? पुनर्गठन किया जा सकता है, उसकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती है। संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संबंधित राज्यों की विधानमंडल की सहमति से। राज्यों का पुनर्गठन करना, राज्यों का पुनर्गठन करना, नए राज्य का निर्माण करना, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, ये कौन से अनुच्छेद में कही गई है? ये अनुच्छेद 3 में है। कौन से अनुच्छेद में है? 3 में है। और 3 की बात साधारण बहुमत से हो जाती है, समझ गए ना?
तो संसद के साधारण बहुमत से ये काम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने हो तो परिवर्तन करने संबंधित जो विधेयक है वो कैसे पारित किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। ठीक है ना। अगला, राज्य सूची, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे हम। संशोधन है और संशोधन के द्वारा किसमें क्या संशोधन किया गया ये देखेंगे बेटा लोगों। तो आप ध्यान से करिए, मिलाइएगा, सही सुमेलित करिएगा। संशोधन आपको आते होंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, तैयारी खूब की आपने, तो इसका संशोधन मिलान करते हैं। 53वां संशोधन किससे संबंधित है? 71 जी जोड़ा। 61वां बहुत सिंपल सा, मताधिकार की आयु। 74वां संशोधन ये भी नगर पालिकाओं की बात की। और 79वां संशोधन ये किया गया, जिसमें जवाब क्या आ गया? सी आ गया। भारत में संघ राज्य संबंधों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 विधायी विषयों में यदि किसी में अतिव्याप्ति हो तो संघीय विधान को प्रधानता दी जाएगी। वेरी गुड, सही जवाब क्या आएगा इसमें? केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, सही बात है। समवर्ती क्षेत्र किसी एक ही विषय पर संघ और राज्य कानून में यदि प्रतिकूलता हो और यदि राज्य द्वारा निर्मित कानून राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित हो, राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए तो भी संघ द्वारा निर्मित कानून, ये गलत है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, सिंपल सी बात ये है, अगर समवर्ती सूची में राज्य ने भी कानून बना दिया, संघ ने भी कानून बना दिया, तो उस स्थिति में संघ का कानून मान्य होगा। लेकिन राज्य ने अगर कानून बनाया समवर्ती सूची पे और संघ ने बनाया और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को राष्ट्रपति ने अनुमोदन दे दिया, तो राज्य का कानून प्रभावी होगा। तो ये गलत हो गया। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का निहित होना कर्नाटक के पूर्व उदाहरण सही बात है। तो ए और 3 सही हो गया। क्यों? क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट विषय हैं वो किसको दिए गए थे? अवशिष्ट विषय दिए गए थे किसको? गवर्नर जनरल को। लेकिन अब किसको दिए गए? संसद को। और ये अनुसरण कहां से किया हमने? कनाडा के संविधान से किया। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? यानी सरकार राज्यों को विशेष दर्जा देती है, तो विशेष दर्जा दिए जाने का मतलब क्या है? यदि बाद केंद्रीय सहायता क्या वो दे दी, संप्रत सहायता अनुदान के रूप में होती है, क्योंकि उसको ज्यादा अनुदान के रूप में विकास कार्यों के लिए दिया जाता है। क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल हैं, क्षेत्रीय परिषदें हैं। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में हमें देखना है कौन सी बात सही है। क्षेत्रीय परिषद गठन, राज्य पुनर्गठन, सही बात है। क्षेत्रीय परिषद 5 है ना, जिनमें किसके द्वारा? क्षेत्रीय परिषद योजना नदियों का जल तथा अंतरराज्य यातायात के पारस्परिक महत्व वाले भिन्न विषयों पर चर्चा करती है, ये बात भी सही है। वे केंद्र तथा प्रदेशों को सामाजिक आर्थिक मामलों में, ये बात भी सही है। ये बात गलत है, क्योंकि केंद्र व राज्यों पे उसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, सलाहकारी निर्णय होते हैं। तो 1, 2, 3 इसमें सही हो गए। ठीक है ना। ओके, संसदीय स्थायी सरकारी उपक्रम समिति, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। कौन सा कथन सही है ये देखना है। गलत बात है, क्योंकि इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। कन्वेंशन समिति तदर्थ संसदीय समिति है, ये बात भी गलत है। महिला एवं बाल विकास विभाग स्वास्थ्य के 3 भागों में से एक है, ये बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या आ जाएगा सही? सॉरी, ये सही है, ये गलत हो गया, तो केवल 2 सही हो गया। 74 में क्वेश्चन नंबर 74, 74 में क्या आएगा? पढ़ो आराम से, तसल्ली से पढ़े, सही उत्तर का चयन करना है। विशेष सूचना प्राप्त करने हेतु राष्ट्रपति को मंत्री परिषद को संबोधित करने में संदेश भेजने का अधिकार।
किसी भी ऐसे विषय को जिस पर कोई मंत्री निर्णय ले चुका हो। सही बात है, 78 में आता है ना ये। राष्ट्रपति विधान से संबंधित प्रस्तावों पर जानकारी मांग सकता है। 78 में मंत्री परिषद द्वारा संघ के प्रशासन संबंधित सभी निर्णय राष्ट्रपति को स्वीकृत करना अनिवार्य है। और विशिष्ट सूचना प्राप्त करने तो राष्ट्रपति को मंत्री संबंधित करने संदेश भेजने का अधिकार है। वेरी गुड। क्या इसका जवाब आएगा? 74 का जवाब। सभी सही हैं ये। 78 में ये हैं। सॉरी, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद को संबोधित करने का नहीं है। ये आएगा, बी आएगा इसमें। 2 3 4 आएगा। ये सही है, ये सही है, क्योंकि संसद को संबोधित करने का है। संसद में संदेश भेजने का अधिकार है। मंत्री परिषद को संबोधित नहीं करते, संसद को संबोधित करते हैं। तो इसमें 2 3 और 4, इसमें क्या सही हो गया? इसमें बी उत्तर सही हो गया। ठीक है। भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया, यानी संघ से अलग होने को प्रतिबंधित किया गया 16वें संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, तो संघ से अलग होने को अधिकार नहीं है। सदन के पटल पर किसी मंत्री द्वारा की गई वचनबद्धता की परिपूर्णता हो गई है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय किया जाएगा। यानी कोई भी निर्णय रखा है पटल पे, किसके द्वारा किया जाएगा? आश्वासन समिति के द्वारा। जो भी सदन, देखो समितियां होती तो आश्वासन समिति का ये काम है। भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया। भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया था। चंपाकम, दौराराजन, गोलकनाथ, केशवानंद, केहर सिंह मामले में भविष्यलक्षी की बात गोलकनाथ में आती है। कौन से में आती है? गोलकनाथ में। गोलकनाथ मामले में भविष्यलक्षी की बात अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 78 78। जनहित याचिका के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। जनहित PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। सार रूप में कोई तृतीय पक्ष न्यायालय के सामने जनहित के मामले ला सकता है। सही बात है। जनहित याचिका शब्दों से पता चल रहा है, यानी ऐसा मामला जो जनता के हित से जुड़ा हो, सार्वजनिक हित से जुड़ा हो, उसको न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी नागरिक से पत्र अथवा पोस्ट कार्ड द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अनुरोध करने, यह सही बात है। VR कृष्णैयर और PN भगवती, ये तीनों बातें इससे सही है। 4 ऑप्शन नहीं है, 3 1 2 3 तीनों बातें सही है। डी आ जाएगा। PN भगवती वगैरह ये इसके मूल संस्थापकों में से माने जाते हैं। SP गुप्ता मामला आता है 1982 में, उसके बाद से ये धारणा आई। निम्नलिखित विधेयकों पर विचार कीजिए। नए राज्यों गठन, राज्य सीमा पुनर्गठन के लिए धन विधेयक, व्यापार की स्वतंत्र रोक लगाने वाले राज्य विधेयक, वे विधेयक जो राज्य की संसदीय से होने वाले व्यय को संबंधित है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के लिए कौन कौन से जरूरी है? एक दो तीन, ये 1 2 3 तीनों किससे हैं? इन पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 110 में है ये धन विधेयक, व्यापार स्वलोक 301 वाली बात है। इसमें जो भी ये सारे विधेयक लाए जाएंगे वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सदन में रखे जाएंगे। कहाँ रखे जाएंगे? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सदन में रखे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, दूसरा स्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। इनमें कौन सा युग्म सही नहीं है?
सही और गलत की पहचान करनी है और इसमें सही कौन सा नहीं आएगा। ध्यानाकर्षण, सही बात है ये। स्थगन, समय से पूर्व सदन को स्थगित करना, गलत बात है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान मंत्री, गलत, अधूरे उत्तर की तरफ ध्यान देना। बजट प्रस्ताव वेग कम करने के लिए प्रस्ताव को पेश करना, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? इसमें 2 और 3 सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? ये दोनों सही नहीं है, तो डी आ गया। बाकी ये दोनों सही है, 1 और 4 दोनों प्रस्ताव सही है। एक दिन आपको विशेष क्लास में प्रस्तावों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। 81 नंबर में क्या आएगा? धन विधेयक को लेकर हुए गतिरोध की स्थिति राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते। गलत बात है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि संयुक्त बैठक बुलाना साधारण विधेयक पर है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक किस पे बुलाई जा सकती है? केवल साधारण विधेयक पे बुलाई जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, जो मिलकर बनता है भारत के सभी सदस्यों से, संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से, संसद, राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सदस्यों से, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों से। सिंपल सी, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों से होगा, केवल निर्वाचित सदस्य आएंगे। कौन आएंगे? केवल निर्वाचित सदस्य आएंगे। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। भारत में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा में प्रस्ताव का आरंभ करने के पश्चात लोकसभा की स्वीकृति द्वारा, लोकसभा के प्रस्ताव तथा राज्यसभा की सहमति द्वारा, दोनों सदनों की एक संयुक्त, यानी उपराष्ट्रपति, देखो राज्यसभा में आरंभ होगा, उसके पश्चात लोकसभा उसे अनुमोदित करेगी। ए, तो याद रखना अनुच्छेद 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां से प्रारंभ होगा? राज्यसभा से प्रारंभ होगा। लेकिन किसकी सहमति होगी? लोकसभा की सहमति होगी उसे। क्वेश्चन नंबर 784, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को भी कथन, दूसरे को कहा गया। भारतीय संविधान न्यायपालिका की श्रेष्ठता को मान्यता देता है, और दूसरा है मौलिक अधिकारों पर कौन सी सीमाएं औचित्यपूर्ण हैं। देखो, हमारे देश में न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है। हमारे देश में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता है, यानी न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता दोनों में समन्वय स्थापित किया गया है। हमारे देश में क्या देखने को मिलता है? न्यायपालिका की नहीं, संविधान की। तो ये गलत हो गया और ये बात सही है, तो एक गलत और आर सही कौन से ऑप्शन में है? डी में है। यानी मूल अधिकारों पर कौन सी सीमाएं औचित्यपूर्ण है या इनका निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा, ये बात सही है। यदि राज्यसभा किसी वित्तीय विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? वित्तीय विधेयक में अगर संशोधन करती है तो क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र विधेयक को आगे भेज सकती है। सही बात है। यानी वित्त विधेयक जिसमें धन विधेयक के प्रावधान है, राज्यसभा की शक्ति शून्य के बराबर ही है, उसमें लोकसभा की चलेगी तो लोकसभा उन्हें आगे बढ़ा सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है उसके द्वारा। अगर साधारण विधेयक का मामला आएगा तो अगर राज्यसभा ने जो संशोधन किए लोकसभा उसे स्वीकार करती है
तो फिर तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। 108 के तहत क्या बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। अगला सवाल जो सशक्त एवं जीवन, भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्य करने में मूल समस्या उत्पन्न होती है। कौन सी मूल समस्या उत्पन्न होती है? सशक्त एवं जीवनक्षम दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण। यही है सशक्त और मतलब दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण हमारे क्या होता है, सरकारों का स्थायित्व नहीं रहता, सरकारें आती जाती रहती है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के रूप में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है। विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुरूप विधि की समग्र प्रक्रिया के सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि विधानमंडल न्यायिक पुनरावलोकन में संविधान के मूल ढांचे की बात किसके तहत होती है, विधि द्वारा स्थापित के सिद्धांत के अनुरूप। क्योंकि देखो हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे कानूनी प्रक्रिया का आधारभूत है और इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का मेरुदंड भी कहा है। तो इसी के आधार पर मूल ढांचे की बात कही गई। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के रूप में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, इसमें बुनियादी ढांचे का न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा होता है। तो विधि की समग्र प्रक्रिया के सिद्धांत से मेल खाता है। इसमें ए नहीं आएगा, इसमें बी आएगा। किससे मेल खाता है? विधि की उचित प्रक्रिया का, जिससे न्यायिक व्याख्या का दायरा बढ़ जाता है और इसमें ये इससे मेल खाता है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के अंतर्राज्यीय परिषद के क्षेत्राधिकार से निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय बाहर रखा गया? अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर-स्टेट काउंसिल की बात जो अनुच्छेद 263 के तहत है, तो इसके अधिकार क्षेत्र से क्या बाहर रखा गया? किसी अंतर्राज्यीय नदी, क्योंकि नदी घाटी के लिए अलग से नदी जल बोर्ड का गठन किया गया है, तो इसमें बी को बाहर रखा है, बाकी इसमें आएंगे। क्योंकि नदी जल विवादों के लिए, नदी जल बंटवारे के लिए नदी जल बोर्ड का गठन किया गया है जो इनका समाधान करते हैं। ठीक है ना? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? शाबाश। राज्यसभा के निर्वाचित भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। इसमें यह आ गया, डी आ गया। राज्य राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद में है? 54 में है। और 54 में क्या आ गया? इसमें डी आ गया। भारत का राष्ट्रपति लगभग उसी स्थिति में है जिसमें इंग्लैंड का राजा या रानी है। राष्ट्रपति अंतर मंत्रिपरिषद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, इसलिए नाम मात्र का हो गया। क्या हो गया? ये नाम मात्र का हो गया। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि ये उसी स्थिति में है, नाम मात्र का है। नाम मात्र का प्रमुख क्यों? क्योंकि इसके अनुसार सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है, तो इसमें ए आ जाएगा। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भी और इंग्लैंड की महारानी भी नाम मात्र के हैं, नॉमिनल हैं। संसदीय शासन व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय पराजय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त कारण नहीं है। यानी संसदीय शासन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। वेरी गुड, सही बात है ये। दूसरी बात, संसदीय पराजय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त नहीं है, यह बात गलत हो गई। क्यों? अगर संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व अगर असफल हो जाते हैं तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा, तो यह गलत हो गया और यह सही हो गया। ठीक है ना? ए सही है और आर गलत है। इसमें क्या आ गया? सी आ गया। 92
92 में क्या आएगा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद राज्य सूची के विषय पर केवल 4, यानी 249 के तहत राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित हो जाने पर इसके तहत ये कानून बना सकता है। तो समझ गए ना, अनुच्छेद 249। इसके अलावा जैसे आपको मैंने बताया अनुच्छेद 200 विशेष परिस्थितियों में क्या होता है? विशेष परिस्थितियों में संसद है जो राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है, जिसमें अनुच्छेद 249 हो गया, अनुच्छेद 250 हो गया, अनुच्छेद 252 हो गया, अनुच्छेद 253 हो गया। 249 में क्या होता है? जब राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो उस पर संसद कानून बना सकती। 250 में क्या है? आपातकाल में संसद कानून बनाने की शक्ति दी गई है। 252 में क्या आता है? 252 में जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें तो ये कर सकते हैं। 253 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को लागू करने के लिए ये किया जा सकता है। 93 वह कौन सा एक वार्षिक प्रतिवेदन है जिसके लिए राष्ट्रपति यह देखने के लिए बाध्य नहीं है कि वह संसद के समक्ष रखा जाए? यानी कौन से आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद समक्ष नहीं रखवाता, ये इसमें पूछने का मतलब है। परमाणु ऊर्जा आयोग का रिपोर्ट, बाकी सारे ये राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा रहेगा? संसद के पटल पे रखेगा। तो सीएजी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, ये तीनों आयोग कैसे आयोग है? संवैधानिक आयोग है। ये तीनों आयोग कैसे आयोग है? संवैधानिक आयोग है और इनकी रिपोर्ट यहां रखी जाएगी। 94 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? राष्ट्रपति के बाद धन वित्त विधेयक को, क्योंकि धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, धन विधेयक को नहीं लौटा सकता पुनर्विचार के लिए। राष्ट्रपति है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, तो इसमें ये आ जाएगा 2। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के लिए सही है? भारत का राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कर दोगे आप। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, संसद के सदनों का आह्वान कर सकता है और किसी सदन को संदेश भेज सकता है। वेरी गुड। देखो राष्ट्रपति है ना, दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, सही बात है, संदेश भी भेज सकता है। समझ गए? तो ये बातें सही हैं। तो इसमें 85 अनुच्छेद 85 के तहत ऐसा होता है। 86 में आ जाता है, संविधान के अंतर्गत युद्ध और शांति घोषणा की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति इसके आधार पर। केस है 97 में केसेस बताए गए हैं और सिद्धांत बताया गया, किसके द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया, कौन से केस में क्या दिया गया। देखो केशवानंद मूल ढांचे की संकल्पना आप जानते हो, आधारभूत ढांचे की इस मामले में दिया गया। गोलकनाथ मामले में क्या दिया गया? शाबाश। मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, मूल अधिकारों निर्देशक तत्वों में मूल अधिकारों को सर्वोच्च माना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, और संसदीय सर्वोच्चता का 25वां संशोधन, इसके द्वारा संशोधन की शक्ति के ऊपर संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। इंदिरा गांधी का काल था ये। इसमें क्या आ गया? ए आ गया। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव
केवल संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा। कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल? अनुच्छेद 66 में है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है और निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार किसी नई अखिल भारतीय सभा का गठन किया जा सकता है जिसका उपक्रम पहल कौन करेगा? राज्यसभा। अनुच्छेद 312 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 312 में कहा गया है कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना होगा तो वो पहल कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। और नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति किसको है? संसद को है। शक्ति तो किसको है? संसद को। और पहल कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। ठीक है ना? किसी एक दिन राज्यसभा की बैठक में 120 सदस्य उपस्थित थे जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित एक साधन विधेयक मतदान करना था। पिछहत्तर विधेयक के पक्ष मतदान किया। इस संदर्भ में निम्न कौन सा होगा? विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। विधेयक साधन विधेयक के बारे में, इसमें विधेयक पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर भेज लिया जाएगा क्योंकि साधारण बहुमत से वो चला गया आगे। 101 स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य क्या होता है? संसद के स्थगन प्रस्ताव का क्या लक्ष्य होता है? मंत्रियों की सूचना एकत्रित करना, बजट पर कटौती करना, ये गलत बात सी है। सरकारी किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। स्थगन का मतलब जो चलती हुई कार्यवाही, जो कार्यवाही चलती है उसको करके इस मुद्दे पर चर्चा की जाती है, आलोचना की जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के विषय में निम्न कौन सा वक्तव्य सही है? 102 के तहत कौन सा वक्तव्य सही है? इसे भारत के भीतर किसी भी न्यायालय अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करने का अधिकार है। यह बात गलत है क्योंकि इसे केवल उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय की अपील नहीं सुनेगा, उच्च न्यायालय की अपील सुने। गलत हो गया, ये परामर्श देंगे, ये बात गलत है। संसद के मतदान के अधीन है और इसकी अधिकारिता बाध्यकारी है। 2 4 सही क्या हो गया? 2 और 4 हो गया, जो बी उत्तर आ गया। क्यों? क्योंकि संचित निधि पर भारित है और संचित निधि पर भारित जो व्यय होता है उस पर संसद में मतदान नहीं होगा। चर्चा की जाएगी लेकिन मतदान नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें मत विभाजन, गिलोटिन, प्रस्ताव व्यवस्था प्रश्न, ये हमारा भी पिछली सवाल था वो रिपीट हो गया 103 नंबर का और इसमें वो सी हो जाएगा। तो पिछली बार था उसी को रिपीट हुआ है। राज्यसभा के विषय में कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा में इसको भंग नहीं किया जा सकता, सही बात है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नहीं होंगे। तो कौन सा इसमें सही है बताइए? 104 में प्रत्येक सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सही बात है ना? तो 30 वर्ष से अधिक होंगे। तीस से अधिक आयु होती है। तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा किसमें गलत सा ऑप्शन हो गया 1 3 4। इसको थोड़ा सा देखो, बात सही है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, सही बात है। स्थायी सदन है ये, क्या है? स्थायी सदन है। तो स्थायी सदन होने के नाते इसके प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो कार्यकाल सदस्य का 6 वर्ष होता है, सदन स्थायी होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं
और इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति नहीं होंगे, यानी 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा। तो ये बात इसका समझ लीजिएगा। राज्यसभा का एकमात्र कार्य क्षेत्र आपातकृत घोषणा अनुमोदन करना, राज्यों का निर्माण, विलोम। एकमात्र मतलब ये तो लोकसभा का भी है, लोकसभा का भी है, लोकसभा का भी है, केवल ये है राज्यसभा का केवल एकमात्र कार्य अनुच्छेद 249 के तहत, यानी लोकसभा को जो नहीं है राज्यसभा ये कर सकती है। तो एकमात्र कार्य ये हो गया 249। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के व्यवहार के विषय में सही नहीं है? न्यायिक पुनरावलोकन के विषय में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है इसमें। सभी न्यायालयों का एक मत होना, ये गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। सभी न्यायालयों का एक मत होना ये जरूरी नहीं है, उसके संबंध में ये गलत हो गया। 107 निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत आता है? 7वीं सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती बताई गई है ना। अंतर्राज्यीय नदियां, नागरिकता, स्थानीय सरकार, 7वीं अनुसूची में कौन सा आता है? नहीं आता। बाकी सारे के सारे आएंगे, इसमें नहीं आएगा श्रमिक संघ, सॉरी समवर्ती सूची पूछा है, 7वें नहीं पूछा, थोड़ा सा देखने में गलती हो गई। समवर्ती सूची में क्या आ जाता है? ये आ जाता है नागरिकता, ये राज्य सूची का, ये संघ सूची का है। तो समवर्ती सूची किसमें आ गया? श्रमिक संघ आ गया समवर्ती सूची का, सॉरी। तो समवर्ती सूची में ये आ जाता है। आपातकाल की घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति के नियम अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, यहां पे ध्यान देना, संपूर्ण मंत्रिपरिषद नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है। और आपको याद होगा कि मंत्रिमंडल शब्द है उसका उल्लेख केवल अनुच्छेद 352(3) में किया गया। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहां किया गया है? 352(3) में किया गया है। तो इसमें यह आ जाएगा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श की बात कही गई। और मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें मंत्रिमंडल कहा जाता है। कौन से विषय हैं जिनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में भारत की संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव ले सकती है? साधारण बहुमत से साधारण बहुमत से करेगी 100, देखो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 को करेगी, अनुच्छेद ये भी हो गया, तो 134 हो गया, 134 हो जाएगा 109 में। क्योंकि किसी राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन, अनुच्छेद 169 में है ना, विधान परिषद है, विधान परिषद का निर्माण व समाप्त करने का जो संसद है साधारण बहुमत से करती है। करती कि नहीं करती है? लेकिन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की हो जाएगा। अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री कार्य क्षेत्र के संबंध में अनुच्छेद 143 में आता है। राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं, किससे? उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं। तो उसके संबंध में राष्ट्रपति कानून अथवा विधि संबंधी किसी प्रश्न पुस्तक की राय ले सकते हैं। यही बात है, यदि उच्चतम न्यायालय से कोई राय मांगी जाती है तो उसे वह राय देना अनिवार्य है। देखो संविधान की बात है लेकिन बाकी बातें नहीं है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर कोई परामर्श देता है तो 42वें संशोधन के बाद से परामर्श माना अनिवार्य है। ये बात भी गलत, सही बात है, और राष्ट्रपति भी इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। समझ गए? तो इसमें एक और क्या हो गया? 4, 1 और 4 सही हो गया, बाकी इसके गलत हो गए। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति से
राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं 2 मामलों में। ऐसा कोई मामला जिसमें संविधान की व्याख्या संबंधित कोई मुद्दा हो या सार्वजनिक महत्व का कोई हो, तो संवैधानिक व्याख्या वाले में तो बाध्य होगा, लेकिन सार्वजनिक महत्व वाले में सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होगा। इस तरीके से ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन से कर हैं जो भारत सरकार द्वारा लगाए और वसूल किए जाते हैं और राज्यों को दे दिए जाते हैं? यानी करारोपण की बात हो गई, जिसमें भारत सरकार के द्वारा वसूल किए जाएंगे और राज्यों को दे दिए जाएंगे। ये वाला भारत सरकार लेती है, ये भारत सरकार लेती है, राज्यों को दे देती है। तो 1 और 2 हैं, ये भारत सरकार वसूलती है, राज्यों को दे देती है। भारत में प्रधानमंत्री कौन सी संवैधानिक बाध्यता के अधीन है? कौन सी संवैधानिक बाध्यता के अधीन है? अनुच्छेद 78 के तहत संवैधानिक बाध्यता पीएम की। राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, गलत बात। हाँ सॉरी, क्योंकि राष्ट्रपति तो इसलिए प्रधानमंत्री यह आवश्यक है कि वह रक्षा बलों संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सूचना, ये गलत बात है। प्रधानमंत्री यह आवश्यक है कि, ये अनुच्छेद 78 में है। अनुच्छेद के तहत संवैधानिक बाध्यता 78 में है, तो ये बाध्यता आ गई। देखो यहां सवाल ये पूछा है कि कौन सी बाध्यता अनुच्छेद के तहत है, तो संवैधानिक बाध्यता तो अनुच्छेद 78 में है, और जिसमें राष्ट्रपति और एक तरफ मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद की जो सलाह, जो मंत्री परिषद निर्णय लेती है, पीएम राष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 78 के तहत संवैधानिक बाध्यता आ जाती है। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है। कौन करेगा? लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करेगा? देखो अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। यहां पे 2 बातें मैं बता दूं आपको। सदस्यों की दल बदल के आधार पर अयोग्यता है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति ना लेकर संबंधित सदन का अध्यक्ष सभापति लेगा, और सामान्य अयोग्यताओं का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ही करेगा अनुच्छेद 102 के तहत केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से। स्वविवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। देखो राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से स्वविवेक शक्ति नहीं दी गई, परंतु सामान्यतः परिस्थिति जन्य स्वविवेक शक्ति कब आती है? जब लोकसभा में कोई बहुमत दल नहीं हो तो पीएम की नियुक्ति में, सही बात है। जब शासक दल लोकसभा में बहुमत खो चुका होगा तो लोकसभा भंग करने में, और जब राष्ट्रपति संघ, तो इसमें 2, 3, 4 की स्थिति में होता है। परिस्थिति जन्य राष्ट्रपति के पास स्वविवेक शक्ति है। राष्ट्रपति के पास कैसी स्वविवेक शक्तियां हैं? परिस्थिति जन्य। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के पास स्वविवेक शक्ति नहीं है, परिस्थिति जन्य है जो राष्ट्रपति कर सकते। 115 लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है। लोकसभा का अभिरक्षक अध्यक्ष को माना जाता है। किसको माना जाएगा? अध्यक्ष। अध्यक्ष ही लोकसभा का अनुशासन बनाए रखते हैं, सारे कार्य संचालन करते हैं। तो सारे काम कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं। तो अध्यक्ष को इसका अभिरक्षक कह दिया जाता है। केंद्रीय सरकार जिसकी संस्तुतियों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, वह है कौन से संचित निधि? जिसकी अनुशंसा से वित्त आयोग। क्या उत्तर आएगा इसका? वित्त आयोग की अनुशंसा से राज्यों को क्या दी जाती है? देखो वित्त आयोग केंद्र व राज्यों में राजस्व के वितरण की बात करता है, सलाह देता है। तो राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है, और केंद्रीय वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में है। जो संवैधानिक है, राज्यों में वित्त आयोग होता है, वो 73वें संशोधन के बाद में हुआ, 243 आई में आता है। त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु का मतलब कोई एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हो, मिली जुली वाली को क्या कहा जाता है? त्रिशंकु संसद कहा जाता है। जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो त्रिशंकु संसद होती है।
भारत के संविधान की निम्न में से किस सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय? संघ सूची है, 3 सूचियां, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, और ये सामाजिक सुरक्षा और बीमा वाली बात कौन सी में आती है? समवर्ती सूची है। और समवर्ती सूची के बाद में अगर कोई विषय जो बच के तीनों सूची में नहीं है, वो अवशिष्ट विषय में आ जाता है। लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। लेखानुदान का मतलब क्या होता है? देखो, आपको पता है बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट में जैसे सामान्यतः बजट पारित नहीं हुआ, नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल को लग जाता है। जनवरी फरवरी में जो बजट लाया जाता है, अगर 1 अप्रैल तक पारित नहीं होता है तो अगला वित्त वर्ष शुरू हो गया, तो सरकार के अग्रिम खर्चे के लिए जो अनुदान लाया जाता है वो लेखानुदान कहलाता है। तो इसमें क्या हो गया, संसद द्वारा किसी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति दी जाती है, तो लेखानुदान जो अनुच्छेद 116 के तहत आता है। लेखानुदान कौन से अनुच्छेद के तहत? 116 के तहत। 120 में न्यायिक विवेचन की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में यूएसए सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा शक्तिशाली। सही बात है, यूएसए सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करता है। विधि की उचित प्रक्रिया के इसलिए उसको ज्यादा दायरा मिल जाता है, इसलिए इसका ए आ गया। और हमारे देश में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका से ली गई, तो हमारे देश से ज्यादा वहां के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो इस प्रकार हमने टेस्ट की 120 क्वेश्चन है, उनका सभी का हमने व्याख्या की। फिर भी कहीं कोई जल्दबाजी में यहाँ गलती से कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आप अपना सुझाव दे देना, उसको दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है ना? तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद सभी को।